अस्सलाम वालेकुम स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों आज की हमारी क्लास है पार्ट नंबर 5 उन 6 वीडियोस का जिसमें हम 70 मुश्किल सवालात देख रहे हैं स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस के। ऐसे सवालात जो कि स्टूडेंट्स ज़्यादा बार फेल करते हैं, गलत उनका जवाब देते हैं। तो आज की वीडियो से पहले आप 4 पार्ट्स देख चुके हैं जिसमें आपने 40 क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है, इसमें हम देखेंगे 15 नए सवालात। तो बिना किसी ताखीर आगाज करते हैं आज की क्लास का इस क्वेश्चन के साथ। ¿A qué distancia deben ser visibles los triángulos de preseñalización de peligro? ये कितने फासले पर a qué distancia deben ser visibles नजर आने चाहिए los triángulos, ये जो ट्रायंगल्स हैं, de preseñalización de peligro, खतरे का जो आपको बताते हैं, कितने फासले पे होने चाहिए या कितने फासले से नजर आने चाहिए। ठीक हो गया। ¿A qué distancia deben ser visibles? A 50 metros como mínimo, 50 मीटर से कम आपको ये नजर आने चाहिए। A 500 metros como mínimo, कम से कम 500 मीटर से आपको ये नजर आने चाहिए। या A 100 metros como mínimo, 100 मीटर से कम आपको ये नजर आने चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं जो कि आपको खतरे के बारे में बताते हैं वो कम से कम 100 मीटर से आपको नजर आने चाहिए। ऐसी जगह पे आपने इनको रखना है कि जो ड्राइवर्स हैं, जो दूसरी गाड़ियों वाले हैं, वो 100 मीटर से इसको देख सकें। क्वेश्चन नंबर 2, ¿qué documentos tienen que llevar todos los remolques? यहाँ पे रेमोल्केस की बात हो रही है, ये जो ट्रॉलीज होती है उनकी बात हो रही है, गाड़ी की नहीं बात हो रही। तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ट्रॉलीज को हमेशा साथ रखने चाहिए? क्योंकि गाड़ी का तो हमें पता है, गाड़ी में हमारे पास लाजमी तौर पे क्या होना चाहिए? हमारा ड्राइविंग लाइसेंस हमारे पास होना चाहिए, परमिसो दे सर्कुलाción होनी चाहिए, फिर ITV जो गाड़ी की इंस्पेक्शन टेक्निक है वो होनी चाहिए, और सेगुर होनी चाहिए। ठीक हो गया। लेकिन ये जो रेमोल्के ट्रॉली है उसका क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है solamente el permiso de circulación। ये जो permiso de circulación होती है ये वाली ये होनी चाहिए। únicamente la tarjeta de ITV, ये जो ITV इंस्पेक्शन टेक्निका de vehículo होती है ये होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ। या ऑप्शन सी कह रहा है ये दोनों होने चाहिए, परमिसो दे सर्कुलाción भी और ITV भी। तो इसका सही जवाब कौन सा है? ये जो ट्रॉलीज हैं उनके लिए लाजमी है कि हर वक्त उनके साथ होनी चाहिए la tarjeta de ITV। अगला क्वेश्चन है cuando aumenta la velocidad, जब हमारी स्पीड बढ़ती है या जब हम स्पीड बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए aumenta la distancia de reacción, हमारी जो रिएक्शन होती है, डिस्टेंस दे रिएक्शन होती है कि जब हमें कोई खतरा नजर आता है और खतरा नजर आने से लेकर जब तक हम उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, वो जितना टाइम गुजरता है या उस टाइम में हम जितना फासला तय करते हैं उसको कहते हैं डिस्टेंस दे रिएक्शन। तो स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि हमारा वो जो फासला होता है जब हम कोई खतरा देखते हैं उस जगह से लेकर जब तक उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है aumenta la capacidad de reacción, हमारी जो रिएक्शन की कुव्वत है वो बढ़ जाती है, मतलब जब हमारी स्पीड बढ़ी और उसके साथ हम और ज्यादा एक्टिव हो गए। और ऑप्शन सी कह रहा है disminuye el tiempo de reacción, मतलब हमारे जो टाइम है रिएक्शन का वो कम हो जाता है। इसकी मिसाल इसी तरह से ऑप्शन सी की आप ले लें कि अगर आप कम स्पीड पे जा रहे हैं तो कोई खतरा आपको जो है ना वो लेट नजर आएगा, या कोई चीज आपको जो है ना वो ज्यादा टाइम में नजर आएगी। अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो कम टाइम में, मतलब बिल्कुल ही बेतुका सा ये ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए aumenta la distancia de reacción। क्यों? क्योंकि अगर तो मैं जा रहा हूं 50 की स्पीड पे, तो मैंने कोई खतरा देखा है, तो जब से मैंने देखा है और जितनी टाइम में मैं ब्रेक तक पैर अपना लेके जाता हूं, तो क्योंकि गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में जा रही है तो कम फासला तय करेगी। लेकिन अगर वही चीज मैं 120 पे जा रहा हूं
और मेरा पैर जाएगा ब्रेक तक, क्योंकि वो कम टाइम, उतने ही टाइम में फासला डबल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए मेरा जो जगह जो होगा इसका फासला रिएक्शन का वो बढ़ जाता है जितनी ज्यादा स्पीड होगी। मुझे ज्यादा फासला चाहिए अगर मैं ज्यादा स्पीड में जा रहा हूँ रिएक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन अगर हम इसको सही इसको पकड़ लें तो ये हमें और बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हल करने में हमारी मदद करता है। स्पीड बढ़ी, हमारी जो डिस्टेंस या रिएक्शन होती है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल, ¿Qué nombre recibe la maniobra que realizamos a un herido con la vía aérea cerrada por la caída de la lengua? उसको हम कौन सा नाम देते हैं उस चीज को, या जो हम करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं जब जो हम एक मरीज के साथ करते हैं जो कि जो जिसको वो जो जख्मी हो और उसकी सांस बंद हो क्योंकि उसकी जबान अंदर की तरफ चली गई है, तो उसके साथ उसकी जो सांस है वो बंद हो जाती है। तो जब हम उसकी सांस बहाल करने जा रहे होते हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मानियोब्रा दे ट्रैक्शन मांडिबुलर। ट्रैक्शन मांडिबुलर, मांडिबुला कहते हैं ये जो हिस्सा होता है इसको। तो ऑप्शन ए कह रहा है मानियोब्रा दे ट्रैक्शन मांडिबुलर। ऑप्शन बी कह रहा है मानियोब्रा दे ट्रैक्शन वेंटिकुलर, और ऑप्शन सी कह रहा है मानियोब्रा दे ट्रैक्शन ट्रैकियल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, maniobra de tracción mandibular. अगला सवाल, ¿qué cilindrada mínima deberán tener las motocicletas para ser consideradas como tal? एक मोटरसाइकिल के पास मतलब कितने सीसी की एक मोटरसाइकिल होनी चाहिए ताकि हम उसको मोटरसाइकिल कह सकें या मोटोसिक्लेटा कह सकें और सिक्लोमोटर ना कहें। यही समझ लीजिए कि कौन सी ऐसी लिमिट है जिससे ऊपर मोटोसिक्लेटा होगा और उससे नीचे सिक्लोमोटर होगी। तो ऑप्शन ए कह रहा है 125 इससे ऊपर, बी कह रहा है 50 सीसी से ऊपर, और ऑप्शन सी कह रहा है 1000 सीसी से ऊपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटरोस क्यूबिकोस। 50 सीसी से ज्यादा होगा तो मोटोसिक्लेटा होगा, 50 सीसी से कम होगा तो सिक्लोमोटर होगा। अगला सवाल, ¿cuál es la función de las balizas planas? ये हमें जो balizas planas नजर आ रही हैं इनका मकसद क्या है या इनका फंक्शन क्या है, ये क्या करती हैं? ऑप्शन ए reforzar el resto de las medidas de seguridad, ये जो दूसरी जो seguridad की medidas हैं उनको और ज्यादा बढ़ाती हैं। ऑप्शन बी कह रहा है indicar el borde o límites de la calzada, सड़क का एंड या उसकी जो लिमिट्स हैं वो बताती हैं। ऑप्शन सी कह रहा है guiar la circulación, गाड़ी चलाने में हमारी एक गाइडलाइन होती है। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? इसका सही जवाब है ये जो बालिसास हैं ये हमें बताती हैं कि सड़क की लिमिट कौन सी है या उसका एंड कौन सा है, कहाँ पे है, ये हमें बालिसास प्लानस बताती है। अगला क्वेश्चन है, ¿en qué situación se puede encender solamente la luz de posición entre la puesta y la salida del sol? लूज de posición कौन सी होती है? जब भी हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो अगर हमें नजर नहीं आ रहा, हमें शहर के अंदर है तो हम लूसेस कोर्टास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लूसेस कोर्टास का इस्तेमाल करने से पहले ऑटोमेटिकली हमने लूसेस दे पोसेसियोन जो है ना वो करनी होती हैं, उनको इंसेंडर करना होता है ताकि हम दूसरों को दिख सकें। कोर्टास हम यूज करते हैं खुद देखने के लिए, लार्गास यूज करते हैं खुद देखने के लिए, लेकिन ये जो पोजिशन की होती हैं ये होती हैं ताकि दूसरे हमें देख सके। तो ये किस सिचुएशन में, कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जब हम सिर्फ और सिर्फ लूसेस दे पोजिशन इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे सूरज निकल रहा हो चाहे सूरज गरूब हो रहा हो। तो सूरज निकलते वक्त या गरूब होते वक्त कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ लूसेस दे पोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं? आमतौर पे हमने उसके साथ कोर्टास इस्तेमाल करनी होती। ऑप्शन ए है para inmovilizar el vehículo en un arcén fuera de poblado, शहरी आबादी से बाहर
अपनी गाड़ी रोकते वक्त या रोकने के लिए अरसेन के ऊपर, अरसेन इस शीशे को कहते हैं, अगर हम शहर से बाहर इस जगह पे अपनी गाड़ी रोक रहे हैं और सूरज निकल रहा है या गरूब हो रहा है, तो हमने luces de posición लगाई रखनी है। बी कह रहा है cuando circule por una calle suficientemente iluminada, जब हम किसी ऐसी सड़क से गुजर रहे हों या ऐसे calle से गुजर रहे हों जो कि सही तरह से इल्यूमिनार हो, जिसमें सही अच्छी वाली रोशनी हो। ऑप्शन सी कह रहा है cuando circule por una carretera suficientemente iluminada, जब हम किसी ऐसी सड़क पे हों जो कि सही तरह से इल्यूमिनार हो। ऑप्शन बी कह रहा है calle मतलब शहर के अंदर, और ये कह रहा है carretera मतलब शहर के बाहर। तो इसका सही जवाब कौन सा है? तो ये एक आइडिया है, ये अपने जहन में आप रख लें। सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये जो लूसेस de पोजीशन है रख सकते हैं, सूरज निकलता हो या ग्रूब हो रहा हो, वो है जब हम अपनी गाड़ी रोक रहे हैं। para inmovilizar el vehículo, यहाँ पे भी circule लिखा हुआ है, यहाँ पे भी circule लिखा हुआ है। तो इससे इसका मकसद ये हुआ कि जब सूरज ग्रूब हो रहा हो या सूरज निकल रहा हो, तो हम अगर गाड़ी चला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो पोजीशन है ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हम सिर्फ उसी केस में करेंगे जब हम अपनी गाड़ी रोक रहे हैं या इमोबिलिजार कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, se podrá adelantar de forma excepcional por la derecha en algunos supuestos, क्या हम राइट साइड से ओवरटेकिंग कर सकते हैं किसी सूरत में? ऑप्शन ए कह रहा है सी इंक्लूसो इन autopista, जी बिल्कुल autopista पे भी। ऑप्शन बी कह रहा है नो está prohibido, नहीं ये बिल्कुल ममनू है। और ऑप्शन सी कह रहा है सी si existe espacio suficiente, हाँ अगर जो आपके पास जगह जो है ना, वो जो स्पेस है वो हो सुफिशियंट है। तो इसका ऑप्शन ए इसलिए गलत हुआ क्योंकि autopista जो है ना वो आबादी से बाहर होता है, तो वहां पे आप बिल्कुल भी राइट साइड से किसी सूरत में ओवरटेकिंग नहीं कर सकते। और ऑप्शन बी कह रहा है बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी गलत हुआ क्योंकि आप राइट साइड से ओवरटेकिंग कर सकते हैं जब आप शहर के अंदर हो और आपको जिस डायरेक्शन में आपने जाना है उसके लिए जो राइट ट्रैक हो वो आपको सही लगता हो, या आपके रास्ते में सिर्फ वही ट्रैक आता हो, तो आप राइट साइड से भी ओवरटेकिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए वहां पे स्पेस होनी लाजमी। ऑप्शन सी है जी इसका सही जवाब। अगला सवाल, al adelantar a un peatón, जब आप एक peatón को जो पैदल चलने वाला है उसको ओवरटेक करते हैं, es obligatorio una separación lateral mínima de 1,50 metros cuando circule, जब हम एक पैदल चलने वाले को ओवरटेक करते हैं तो लाजमी है कि हमारे दरमियान और उस प्यातोन के दरमियान 1.50 मीटर का फर्क या फासला हो। कब? ऑप्शन ए por cualquier vía fuera o dentro de poblado, किसी भी जगह पे सड़क पे जब आप शहर के अंदर हो या आबादी से बाहर। ऑप्शन बी कह रहा है en vías interurbanas solamente, सिर्फ और सिर्फ जब आप आबादी से बाहर हो। और ऑप्शन सी कह रहा है por poblado exclusivamente, सिर्फ और सिर्फ आपको ये फासला रखना होगा जब आप शहरी आबादी के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन बी en vías interurbanas solamente। अगला सवाल, ¿cómo debes señalizar la carga que sobresale de una motocicleta? एक मोटरसाइकिल से जो उसका लोड है आगे से पीछे से जो निकल रहा है, तो उसको हम उसकी निशानदेही हम कैसे करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है con un panel reglamentario en el extremo de la carga, जो हमारा जो सामान है जो हमने लोड किया है उसके एंड पे एक पैनल लगा के। ऑप्शन बी कह रहा है de noche con una luz roja por la parte trasera, रात को एक रेड लाइट उसके पीछे। ऑप्शन सी कह रहा है en las motocicletas no es necesario señalizar la carga, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी en las motocicletas no es necesario señalizar la carga, जी ये जो मोटरसाइकिल्स हैं इन पे जो हमारा लोड है जो इसका कार्गा है उसको सेनियलिजार करने की जरूरत नहीं। याद रखिए मोटरसाइकिल के आगे से बिल्कुल भी नहीं निकल सकता लोड, बिल्कुल थोड़ा सा भी,
और पीछे से उसका 25% जो है ना, मोटरसाइकिल का जो पूरा उसकी जो लंबाई होती है उसका 25% पीछे से निकल सकता है। अगला सवाल, el orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es। ये जो डिफरेंट किस्म के जो हमारे पास सिग्नल्स हैं, इनमें प्रायोरिटी के लिहाज से कौन सी लिस्ट जो है ना वो ये ऑप्शंस में से है, वो कौन सी जो है ना ये करेक्ट है। ऑप्शन ए, agentes, señales circunstanciales y semáforos। agentes होते हैं जो लोग सड़क पे खड़े होते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे किसी ओबरा वाले हों, लेकिन वो बाकायदा अपना काम कर रहे हों। señales circunstanciales होते हैं जो कि आमतौर पे सड़क पे नहीं होते, लेकिन किसी काम की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से वहां पे वो आर्जी तौर पे हैं। circunstancial हो गया आर्जी तौर पे वहां पे हूँ। और ऑप्शन सी है सेमाफोरोस, ये जो हमारे जो सेमाफोरोस होते हैं रेड, ग्रीन और येलो। ऑप्शन बी कह रहा है agentes, señales verticales y semáforos। agentes वही आ गया पिछले ऑप्शन वाला, señales verticales होते हैं ये जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, ये जो सड़क के साथ खड़े होते हैं सीधे, इसलिए इनको verticales कहते हैं, और सेमाफोरोस एक मरतबा। ऑप्शन सी कह रहा है agentes, जो पहले हम बता चुके हैं, सेमाफोरोस ये हमने जो पहले बता दिया, जो लाइटें होती हैं वो, y señales circunstanciales, मतलब ये ऊपर वाला ये ऑप्शन है, लेकिन इनकी जो ऑर्डर है वो चेंज हो गई है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको बाकायदा तौर पे याद रखनी होगी, समझनी होगी, या रट्टा लगाना होगा इनका। ये 5 हैं, आप इन 5 को ज़हन नशीन कर लें तो समझ लें आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस हैं उनको पे आप अबूर हासिल कर लेंगे। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, agentes, señales circunstanciales y semáforos। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपने क्या करना है, ये आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने ये 5 चीजें अपने जहन में रख लेनी है। सबसे पहले क्या हुआ, हमेशा agentes, señales y órdenes de los agentes de circulación, ये आपने जहन में रख लेना है। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले agentes आएंगे, उसके बाद क्या होगा, señales circunstanciales, ये जो किसी भी चीज की वजह से कोई मॉडिफिकेशन होती है या कोई इस तरह का सिस्टम होता है, तो वो जब कोई चेंजिंग करते हैं सड़क पे तो जो साइंस लगाते हैं उनको कहते हैं señales circunstanciales o señales de balizamiento। ठीक है, इनको señales de balizamiento भी कहते हैं और circunstanciales भी। तीसरे नंबर पे आ गए सेमाफोरोस, ये जो लाइटें होती हैं। चौथे नंबर पे señales verticales, ये जो खड़े होते हैं इस तरह के। और एंड पे होते हैं marcas viales, ये जो सड़क के ऊपर जो लिखा होता है, सड़क के ऊपर नीचे जो लिखा होता है, इनको marcas viales भी कहते हैं और इनको señales horizontales भी कहते हैं, क्योंकि ये horizontal फॉर्म के होते हैं। ठीक है, क्योंकि सड़क के ऊपर होते हैं। ठीक होगा, ये आपने जहन में रख लेना है और इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के जो है ना वो जवाब दे सकेंगे। नंबर 1 agentes, नंबर 2 señales circunstanciales o de balizamiento, semáforos verticales y marcas viales। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब, जो कि है en una autopista con 3 carriles para cada sentido। आप एक autopista पे हैं, हर साइड के लिए 3 ट्रैक हैं। ¿Qué distancia de seguridad debe dejar con el vehículo que circula delante? तो आपको जो आपके सामने गाड़ी जा रही है उसके और आपके दरमियान कितना फासला होना चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है 50 metros, 50 मीटर। ऑप्शन बी कह रहा है la que permita detener el vehículo en caso de frenado brusco, वो फासला जो कि एक इमरजेंसी जो होगी फ्रेनो या इमरजेंसी ब्रेक लगे तो उससे आप अपनी गाड़ी जो है ना रोक सकें, और जो दूसरे गाड़ियां हैं, जो दूसरे व्हीकल्स हैं, वो आसानी से बिल्कुल बाहिफाजत आपको ओवरटेक कर लें। ऑप्शन सी कह रहा है la que permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco del vehículo que nos precede sin colisionar con él, वो फासला जो कि हमें अपनी गाड़ी रोकने में मदद करे या जिससे हम अपनी आसानी से अपनी गाड़ी रोक सकें। अगर जो हमारे सामने जा रहा है, हमारे आगे जा रहा है, वो एकदम से मतलब फ्रेनो ब्रूस्को करे, बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि उसको हैंड ब्रेक लगानी पड़ जाए उसी वक्त, तो इतना कोई फासला होना चाहिए जो कि हमें अपनी गाड़ी रोकने में मदद कर सके या जिससे हम अपनी गाड़ी
आराम से रोक सकें अगर वो एकदम से अपनी गाड़ी रोकता है। ठीक हो गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? 50 मीटर या ऐसा फासला जो जिससे दूसरे आसानी से हमें ओवरटेक कर सकें अगर हम अपनी गाड़ी रोकें, या ऐसा फासला जो इतना फासला कि अगर हमारे सामने वाला ब्रेक लगाता है तो हम अपनी गाड़ी रोक सकें, उससे कोलिशनर या उसके साथ चौकार होने से बचें। तो इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, la que permita detener el vehículo en caso de frenazo brusco del vehículo que nos precede sin colisionar con él. अगला सवाल, ¿cuál es el orden de prioridad entre estos tipos de señales? देख लें, एक और क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिग्नल्स का ही आ गया, साइंस का ही आ गया कि इनमें से सही ऑर्डर कौन सी है प्रियोरिडad की। verticales, marcas viales y balizamiento, ये हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, verticales, balizamiento y marcas viales, और ऑप्शन सी कह रहा है balizamiento, verticales y marcas viales। balizamiento वाले कौन से हुए? ये जो señales circunstanciales होते हैं जो कि किसी मॉडिफिकेशन की वजह से हमें नजर आते हैं। verticales, ये जो साइंस इस तरह से खड़े होते हैं किसी तरह के भी, ये होते हैं verticales। और horizontales कौन से होते हैं? ये जो सड़क पे होते हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, balizamiento, verticales y marcas viales। तो हम ये पिक्चर जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे agentes कहीं भी नहीं, इसलिए सबसे पहले जो आता है वो señales circunstanciales o de balizamiento है। उसके बाद सेमाफोरो भी कहीं भी नहीं, señales verticales और marcas viales। अगर यहाँ पे सेमाफोरोस होते या agentes होते तो ये ऑर्डर चेंज हो जाना था। ये टोटल 5 है, आप इनको सही तरह से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, deben los motocultores llevar la luz antiniebla delantera? ये जो इस तरह की मशीनें होती हैं स्पेशल, इनको अंतिनियबला जो लाइटें होती हैं वो आगे वाली वो लेनी चाहिए या उनके लिए लाजमी है। ऑप्शन ए सी, es obligatorio que la lleven, ये लाजमी है कि उनकी गाड़ी में या उनकी मशीन में ये जो मशीनरी है इसके साथ हो। ऑप्शन बी कह रहा है नो, नो les está permitido, इनके लिए इस चीज की इजाजत नहीं। और ऑप्शन सी कह रहा है únicamente los que tengan licencia para ello, सिर्फ और सिर्फ जिनके पास इस चीज का लाइसेंस हो। तो इसका सही जवाब है नो, नो les está permitido। इस तरह के जितनी भी जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती हैं, इनको ये अंतिनियबला देलांतेरा की इजाजत नहीं। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी, ये ला लीनिया de borde de la calzada, ये जो लीनिया de borde, borde होता है ये जो एंड होता है उस, ये लीनिया borde की se puede atravesar, क्या हम इसको क्रॉस कर सकते हैं, अट्रावेसार कर सकते हैं, इसकी दूसरी साइड पे जा सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, cuando la línea discontinua, no cuando es continua। जब ये कॉन्टिन्यूआ हो तो हम नहीं जा सकते, जब डिस्कॉन्टिन्यूआ हो तो हम जा सकते हैं। ये कह रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है सी, cuando sea necesario y las circunstancias lo permiten। जी बिल्कुल, हम इसकी दूसरी साइड पे जा सकते हैं जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े और हम जा सकते हो। ये ना हो कि वहां पे कोई चीज हो और हम कहें कि हम क्योंकि हम जा सकते हैं तो हम जाएंगे। circunstancias lo permiten, जब मतलब हम जब जा सकते हों, ये नहीं कि हमारे जाने से कोई नुकसान हो। ठीक है, जब हमारे जाने से कोई नुकसान ना हो तो जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम जा सकते हैं। और ऑप्शन बी कह रहा है नो, está prohibido, नहीं, ये बिल्कुल ममनू है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी बिल्कुल हम इसको अट्रावेसार कर सकते हैं जब हमें इसकी जरूरत पड़े, लेकिन हमेशा ये जहन में रखते हुए कि इससे किसी को किसी किस्म का नुकसान ना हो, क्योंकि ये एंड होता है, इसकी दूसरी साइड पे कोई और किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ हमारी साइड की होती है। तो जब हम ये कर सकें और हमारे लिए ये करना लाजमी हो तो हम जा सकते। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास पार्ट नंबर 5 का होता है इख्तिताम, जिसमें हमने 15 नए क्वेश्चंस देखे, उनसे सीखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह पार्ट नंबर 6 के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ। उसमें हम देखेंगे जो आखिरी 15 क्वेश्चंस रह जाते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।